मैं राजेश खोदरे MGCI के YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। यह मेरा क्रैश कोर्स वीडियो क्रमांक 12 है, जहां हम कोलाइड विलियन चैप्टर का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोलाइड विलियनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, अब इस वीडियो से आप सभी लोगों को एक और नई बात प्राप्त होगी। अब तक हम केवल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए वीडियो लेकर आ रहे थे, किंतु इस वीडियो से और आगे आने वाले सभी वीडियो में हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी वीडियो में सारी चीज़ों को यहाँ पर समझाने वाले हैं। साथ ही उनके लिए भी नोट्स तैयार किया गया है। इस तरह से अब हिंदी के साथ साथ उन छात्रों को भी मदद मिलेगी जिनका इंग्लिश मीडियम है। ठीक, अर्थात इन नोट्स, इन वीडियो के साथ वह लोग भी घर बैठकर अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की बड़ी आसानी से और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे वीडियो में हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सभी बातें होगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कोलाइड विलियनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां हम सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो देखने जा रहे हैं वो है ब्राउनी गति, जिसको अंग्रेजी में ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। सबसे पहले ब्राउनी गति होती क्या है, इस बात को हम जल्दी से समझें। जब हम कोलाइडी विलियनों का अति सूक्ष्मदर्शी की मदद से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विलियन में कण लगातार अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करता है। इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहा है। ठीक, तो कोलाइडी विलियन में कणों का सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। इस गति का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट द्वारा किया गया। ठीक, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हो। यहाँ हमारा कोलाइड कण लगातार अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को हमने ब्राउनी गति कहा। अब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं कि द कोलाइडल पार्टिकल कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑल ओवर द फील्ड आर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, तो कोलाइडल पार्टिकलों का कंटिन्यूसली सभी दिशाओं में जिगजैग रूप में मोशन करना ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ठीक, अब हम इस ब्राउनी गति के पीछे क्या कारण है जो कि हमें कोलाइड विलियन में प्राप्त होती है, उस कारण को, उस रीजन को जल्दी से जानते हैं। ठीक, हम सब ने अब तक ये तो जान चुके हैं कि कोलाइड विलियन में दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। अब इन दोनों के कणों के आकार में अंतर होने के कारण ये लगातार आपस में असमान रूप से टकराते हैं और इन दोनों की टकराहट के परिणाम स्वरूप ही हमें इस प्रकार की गति को देखने को मिलता है। ठीक, तो ब्राउनी गति का कारण भी हमसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिसका जवाब आज से हमें मालूम चल चुका है कि प्रक्षेप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के कण जब आपस में टकराते हैं तो हमें इस प्रकार की गति प्राप्त होती है। ठीक, इसको इंग्लिश में भी समझ लें। द अनवैलेंस बम्बार्डमेंट of the particle of dispersed phase by molecule of dispersion medium। ठीक,
तो डिस्पर्ज फेस तथा डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल का अनबैलेंस बम्बार्डमेंट के कारण हमें इस प्रकार की ब्राउनियन मूवमेंट प्राप्त होती है। ठीक, अब इस प्रकार की मूवमेंट से हमें क्या फायदा होगा, उसका क्या महत्व होगा, उसका इम्पोर्टेंस भी जल्दी से जान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक प्रकार का कोलाइडल विलियन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसे हम सॉल कहते हैं। तो सॉल को स्थायित्व प्रदान हमें इस ब्राउनी गति से मिलता है। ठीक, तो सॉल को स्थायित्व प्रदान करने का हमें जो कारण मिलता है वो है ब्राउनी गति। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। ठीक, इस तरह हमारे पास ये पहला गुणधर्म, पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। आइए जल्दी से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलें जिसका नाम है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ठीक, ये एक और कोलाइड विलियन में मिलने वाली प्रॉपर्टी है। आइए इसको पहले हिंदी में समझते हैं। कोलाइड विलियनों में जब हम किसी भी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश को गुजारते हैं तो कोलाइड विलियनों के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कराया जाता है। ठीक, तो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करना और मार्ग को चमकीला बना देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो हमने समझा कि जब भी हम कोलाइड विलियन से किसी भी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश देकर गुजारते हैं तो वहां स्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर मार्ग को चमकीला बना दिया जाता है। इस प्रभाव को, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब इसे हम इंग्लिश में भी समझ ले कि जब हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी कोलाइडल पार्टिकल होता है वो लाइट को स्कैटरिंग करता है, अर्थात लाइट को फैलाता है। इस फिनोमेना को हमने टिंडल इफेक्ट कहा है। ठीक, तो हमने टिंडल इफेक्ट को यहाँ समझा, पर इस टिंडल इफेक्ट का क्या हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कहीं कोई उदाहरण मिलता है? तो जरूर इस पर उदाहरण भी मिलता है और उस पर हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे कि आसमान का नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इसके पीछे का कारण है टिंडल इफेक्ट। हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कई डस्ट पार्टिकल, धूल के कण हैं और उन कणों पर जब प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, जिसके कारण हमें आसमान स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल है समुद्री जल का नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ द सी वाटर। इसके लिए भी हम रीजन टिंडल इफेक्ट का देते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल जो हम सभी लोगों ने देखा होगा, सिनेमा हॉल में जो हम पिक्चर देखते हैं पर्दे पर, वह भी टिंडल इफेक्ट के कारण होती है। ठीक, तो यही सब बातों के लिए हमसे टिंडल इफेक्ट पर प्रश्न बन सकता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझे। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अधिशोषण, जिसको हमने अंग्रेजी में एडजॉर्प्शन कहा है। ठीक, इस प्रॉपर्टी पर हर एग्जाम में हमें प्रश्न मिलता ही मिलता है, जो कि बहुत सिंपल और सरल प्रॉपर्टी है, जिसको आइए हम समझते हैं। यहाँ एक बार इस बात को आप पढ़ लोगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस बात को अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक, तो कोई भी ठोस या द्रव की सतह से बाहर स्थित द्रव या गैसीय कणों पर एक विशेष प्रकार का आकर्षण लगाया जाता है और उस आकर्षण से उस ठोस द्रव की सतह पर कणों को जोड़कर अपनी सांद्रता के मान में वृद्धि कर ली जाती है। इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। ठीक, ठोस या द्रव की सतह से
बाहर स्थित कणों पर आकर्षण लगाकर उन्हें अपनी सतह से जोड़ना और सतह की सांद्रता को बढ़ाना अधिशोषण कहलाता है। आइए इसको हम इंग्लिश में समझें कि कोई भी लिक्विड और सॉलिड अपनी सरफेस से बाहर आउटसाइड प्रेजेंट पार्टिकल पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उन पार्टिकल को अपनी सरफेस पर ऐड कर अपनी सरफेस के कंसंट्रेशन को बढ़ाना क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन। ठीक, तो हमने इस एड्जॉर्प्शन अधिशोषण को समझा और यह प्रॉपर्टी हमें मुख्य रूप से कोलाइडल पार्टिकल में मिलती है। ठीक, तो कोलाइडल पार्टिकल में अधिशोषण एड्जॉर्प्शन का गुण होता है। अब नेक्स्ट चीज है अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिस पर हमें कई एग्जामों में अब तक प्रश्न देखने को मिला है। तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हिंदी में भौतिक अधिशोषण कहते हैं। एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हिंदी में रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। हमने अधिशोषण को बांटा है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, अर्थात उनके बलों के कारण हमने अधिशोषण को 2 तरह से देखा, 2 तरह से बांटा है। ठीक, जब कणों के द्वारा बाहर स्थित कणों पर वंडर वॉल या एक दुर्बल बल आरोपित किया जाता है, तो इस तरह के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। किंतु बाहर स्थित कणों पर प्रबल आकर्षण आरोपित किया जाता है, तो उस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। ठीक, तो इट अराइसेस बिकॉज ऑफ वंडर वॉल फोर्स are called physical adsorption. It caused by chemical bond formation are called chemical adsorption. ठीक, तो जब बाहर प्रेजेंट पार्टिकल पर वंडरवॉल फोर्स हम लगाते हैं तो हमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, किंतु वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हमें केमिकल एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कहने का मतलब फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन है वहाँ बाहर स्थित कणों में इस बात को नहीं देखा जाता कि ये किस प्रकार के कण, किस प्रकार के पार्टिकल है, अर्थात वो किसी भी प्रकार के गैसियस या लिक्विड पार्टिकल को अपनी सरफेस से ऐड कर लेता है। किंतु जब हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है वो हर किसी पार्टिकल के साथ परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो एक विशेष स्पेसिफिक पार्टिकल को ही अपनी सरफेस से ऐड करता है, अर्थात वह विशिष्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। ठीक, तीसरा जो प्रॉपर्टी है यहाँ, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो जो हमारा भौतिक अधिशोषण है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर मतलब कि हम जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को पुनः प्राप्त कर लें, इस तरह की फिनोमिना, इस तरह की घटना को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में देखते हैं। तो हमें जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण यहाँ मिल रहा है वह भी उत्क्रमणीय रिवर्सिबल है, अर्थात यहाँ पार्टिकल को हम सरफेस से जोड़ते हैं, उसे हटा भी सकते हैं और हटाने के बाद उसे वापस जोड़ भी सकते हैं। ठीक, किंतु जो हमारा रासायनिक अधिशोषण है, केमिकल एड्जॉर्प्शन है, यह अनुत्क्रमणीय है, अर्थात यहाँ पार्टिकल को एक बार ही सरफेस से जोड़ा जाता है, उसके बाद उसे हटाकर वापस जोड़ा नहीं जाता, अर्थात ये एक इरिवर्सिबल नेचर है। इरिवर्सिबल मतलब
यहाँ रिएक्टेंट से केवल प्रोडक्ट को फॉर्म किया जा सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को फॉर्म नहीं किया जा सकता। अर्थात जब हम अभिकारक से केवल उत्पाद को बनाएं और उत्पाद से अभिकारक को ना बनाएं तो इस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो यह अनुत्क्रमणीय है और यह उत्क्रमणीय है। ठीक, भौतिक अधिशोषण में हमें बहुपर्तीय परत मिलती है। ठीक, इट इज मल्टी लेयर फॉर्म्ड हमें कब होता है? जब हमारे पास भौतिक अधिशोषण हो, किंतु रासायनिक अधिशोषण में हमें केवल सिंगल लेयर अर्थात एक परत मिलती है। तो हम दोनों को इनमें दो अंतर और मिले, एक है बहुपर्ती परत होती है, यहाँ एक परतीय परत होती है। ठीक, भौतिक अधिशोषण में हमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम अर्थात लो मिलती है, किंतु रासायनिक अधिशोषण में हमें अधिशोषण की एंथैल्पी अधिक अर्थात हाई मिलती है। इस तरह हमने फिजिकल और केमिकल अधिशोषण एडजॉर्प्शन में कुछ अंतर पड़े हैं, जिस पर हमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको मुझे पूर्ण उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इससे जुड़े जो भी प्रश्न आएंगे अब आप उसका बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। हम इसके आगे की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।